अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। बलोचिस्तान में इंतजामी मसाइल का हल क्या, सियासी इंतशार का खात्मा कैसे मुमकिन, ईद के बाद अपोजिशन की तहरीक इम्कान कितना। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पीपल्स पार्टी का किरदार हमेशा बड़ा अहम रहा है। इस पार्टी ने जमहूरियत की मजबूती और अवामी हुकूक के फरोग के लिए हमेशा आवाज उठाई है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क की सियासी तारीख में कई अहम मोड़ देखे और एक जमहूरी जिद्दोजहद के तौर पर इस पार्टी ने खुद को अवाम के हुकूक के अलंबरदार के तौर पर मनवाया। हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास का मुतालबा किया और इसमें तमाम सियासी जमातों की शिरकत यकीनी बनाने का कहा। उनका यह बयान इस बात का गमाज है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत और सियासी हम आहंगी को अहमियत देती है। बलोचिस्तान जिसके मसाइल को हमेशा नजरअंदाज किया गया, बलोचिस्तान में बदअमनी, दहशतगर्दी, वसाइल की कमी, इंतजामी मसाइल की एक तवील तारीख रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खास तौर पर खराब है और यहाँ के अवाम को विफाक से शदीद महरूमियां और नजरअंदाजी का सामना भी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होने के बावजूद सूबे की तरक्की में कोई नुमाया पेशरफ नजर नहीं आती और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की हुकूमत विफाक में बड़ी इत्तेहादी जमातों में शामिल होने के बावजूद नई नहरों के क्याम पर एहतजाज करती भी नजर आती है। बलोचिस्तान के अवाम का भी यही मुतालिबा है कि उन्हें अपने कुदरती वसाइल का पूरा हिस्सा मिले और ये कि सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तरक्की है उसके लिए मुनासिब वसाइल फराहम किए जाएं। और बलोचिस्तान के इंतजामी मसाइल की अगर हम बात करें तो दहाइयों से हल तलब हैं। अच्छा, सवाल ये कि पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर इन मसाइल के हल के लिए क्या इकदाम किए और सूबे में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए बलोचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसकी अब स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, ये और बहुत से सवाल जानने के लिए मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कायरा साहब, अमूमन मैं आपसे बात करती हूँ, सिंध में आप लोगों की हुकूमत है काफ़ी अरसे से, मैं सिंध के हवाले से बात करती हूँ या फिर पंजाब की सियासत पर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपका अपना ताल्लुक भी वहां से है, तो मैं आपसे उसके बारे में अक्सर बात करती हूँ। लेकिन आज मैं बलोचिस्तान के हवाले से शुरू करना चाहूंगी कि बलोचिस्तान के जो मसाइल हैं, सर आपकी हुकूमत इसको कितनी संजीदगी से देख रही है। कौमी सलामती का कमेटी का जो इजलास हुआ, मीटिंग हुई, वो भी आपके सामने है, वो शायद दूसरी मीटिंग कॉल करने के हवाले से भी बात हो रही है। एक बड़ा इशू है और बलोचिस्तान के जो लोग हैं वहाँ जो महरूमी है, एहसास महरूमी, उसको खत्म करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। और एक बात पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे भी हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर जाते हैं कि जी फलां जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता कि हम सब जिम्मेदार हैं? अक्सर शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि बलूचिस्तान के मामले पे डिस्कशन के लिए अच्छा होता कि आपने बलूचिस्तान के हमारे किसी वजीर को लिया होता, वो आपको ज्यादा बेहतर इनपुट देता। मैं क्योंकि दूर बैठा हूँ और मुझे वहाँ की ऑपरेशनल सूरत हाल का या हुकूमती फैसलों का तो इल्म नहीं है। लेकिन अब सीनियर सियासतदान तो है ना, आप ये तो जानते हैं कि सरदारों पर जिन लोगों पर हम तनकीद करते हैं, क्या तनकीद इतनी बजा है या सिर्फ कोई एक बंदा कसूरवार है, 2-3 लोग कसूरवार है, हम सबका कसूर है बतौर कौम, उसमें मैं अपने को भी शामिल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उसका उतना तसल्ली बख्श जवाब, क्योंकि मेरे पास तफसील नहीं है, दे नहीं सकूंगा। ठीक है, चलिए अपनी राय का इजहार कर दें। जी। मेरी राय दूसरी ये है कि इस वक्त मुल्क बहुत सारे मसाइल का शिकार है, सारा मुल्क ही, लेकिन खास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में बड़ी सूरत हाल बड़ी दगरगू है। और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट है, एक हद तक वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट का रोल होता है, फिर बहुत सारा रोल तो वहाँ पे हमारी एजेंसीज का और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनका है। लेकिन सूबाई हुकूमत अपने तई जितना मेरे इल्म में है भरपूर कोशिश कर रही है, दिन रात वहाँ वो इदारों के साथ कोऑपरेट करके, एडिक्वेट रिसोर्स फराहम करके और डायलॉग के अमल को भी सपोर्ट करके वो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कौमी मकालमे की कोशिश की गई, कौमी इत्तेफाक राय के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बदकिस्मती से अपोजिशन की जमातों ने कुछ जमातों ने हिस्सा लिया, कुछ ने नहीं लिया। उसी को सामने रखते हुए कि इत्तेफाक राय से किए गए फैसले ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो बिलावल साहब ने एक तजवीज दी है हुकूमत को कि इत्तेफाक राय जरूरी है, भले उसके लिए एक और मीटिंग रख ली जाए, छोटी मीटिंग रख ली जाए। और ये भी कहा है कि मेरी जमात की तरफ से हाजिर है, मीडिएटर सालिसी का जो किरदार उन्होंने ऑफर किया, अगर वो समझते हैं कि हम कोई रोल अदा कर सकते हैं तो हम उसके लिए हाजिर हैं। भले हमारे साथ भी पीटीआई का रवैया को बहुत अच्छा नहीं है। तो सारे बयानात आ रहे हैं पीटीआई की जानिब से, तो उससे तो लग रहा है कि उन्होंने पेशकश को सीरियस नहीं लिया। देखिए, पेशकश हमने तो कोई की नहीं,
मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, वजीर आजम साहब को उस पेशकश के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को रोल अदा करना चाहिए तो वो बिलावल साहब से बात कर लें और फिर बिलावल साहब बैठ के अपनी जमात के साथ वे फॉरवर्ड डिजाइन कर लेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे मूव करना है। तो बिल्कुल हमारा बाजी बहरहाल ये है कि हम अपने तई कोशिशें करें तो कामयाबी अल्लाह ताला के फजल से हो जाती है। और आगाज हुकूक बलोचिस्तान करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नौकरियों में कोटे हमने इम्प्रूव किए, शनाख्ते सूबों को हमने दी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हमने की, आगाज हुकूक बलोचिस्तान के जरिए हमने बलोचिस्तान को बाकी सूबों से जायद रिसोर्स फराम करने की कोशिश की, एक एतमाद साजी की फिजा को कायम की। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसमें बहुत सारा रोल अभी होना है एतमाद साजी का। ये हम सारे इसके हिस्से अपने अपनी जगह पे जिम्मेदार हैं, लेकिन बलोचिस्तान की अपनी जो क़यादत है, वहां के जो लोग हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं या जो मुख्तलिफ जमातें हैं, वो भी मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रही हैं, उनकी अपनी कोशिशें भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुई हो पाई। इसमें उन पर तनकीद भी तो हो रही है ना कायरा साहब, उन पर अब तनकीद भी तो कर रहे हैं लोग, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि हमने अपने तय कोशिशें की हैं। जरदारी साहब ने पहले भी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई, एतमाद साजी हुई। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम अगर कोई लाइन डिजाइन करते हैं, उस पर काम शुरू करते हैं, तो 2-3 साल के बाद जब हुकूमतें बदलती हैं तो फिर उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है। तालिबान के खिलाफ एक एक्शन शुरू हुआ, एक प्रोसेस शुरू हुआ, एक तहरीक शुरू हुई, और जब गवर्नमेंट बदली तो हमने कहा दिया तो 50,000 लोग वापस आए हमारे। अच्छा कायरा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत आप अहम पॉइंट रेज कर रहे हैं और आप एक सीनियर सियासतदान हैं और बड़े वन ऑफ माय फेवरेट्स, मैं अक्सर आपको कहती भी हूँ कि आप हमेशा बड़ी नपी तुली बात करते, खरी बात करते, चाहे आप अपनी पार्टी की, आपको पार्टी पे भी क्यों ना तनकीद करनी पड़े, क्योंकि आप सच्ची बात कर देते हैं। ये जो कौमी सलामती के मामलात होते हैं, नेशनल इश्यूज होते हैं, जो किसी पार्टी के, किसी शख्स के जाती मामलात नहीं है, मुल्क के मामलात, और हम कहते हैं मुल्क शख्सियात से, सियासी पार्टियों से सबसे ऊपर होता है। तो प्रैक्टिकली जब साबित करने की बात आती है तो ये जो कुछ मामलात हैं, इन पे तो ये नहीं होना चाहिए कि दूसरी हुकूमत आ गई तो ये चेंज हो गया, वो आ गया, इस पे कंसिस्टेंसी चलनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा था खान साहब को जब उनकी हुकूमत आई कि आइए मिल बैठ के, ये किसी जरदारी साहब का आपको पहली स्पीच याद होगी, बिलावल साहब की स्पीच याद होगी, हमने वाज़ेह तौर पे कहा था कि कोई एक जमात इस मुल्क के मसाइल का अहाता नहीं कर सकती, आइए मिल बैठ के वे फॉरवर्ड डिजाइन करते हैं, हुकूमत आप कीजिए, हम पोजीशन में बैठेंगे, लेकिन हम आपको सपोर्ट करेंगे इत्तेफाक राय से किए गए फैसलों का। उसका जवाब क्या था वो आपके इल्म में है, कौम के इल्म में है। बिलावल साहब ने भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया, वजीर आजम साहब ने भी इन्हीं का इजहार किया। सही। और हमारी कोशिश अब भी है कि इस मामले को जितनी बेहतर तरीके से, किसी अना का शिकार हुए बगैर, हम इसको मामले को हल करने की कोशिश करें। नई नहरों का जो मामला है उसमें भी अना का मामला आ गया है, सुबायत फैक्टर आ गया है, क्या बात है? क्योंकि अब तनकीद ही हो रही है, सवाल ही उठाया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने खुद ये इसमें हामी भरी है, उनकी मर्जी के साथ ही हो रहा है, तो फिर ये तहफ्फुज़ात क्यों, आखिर क्या ये वजह है? ये नामुनासिब बात है कि जरदारी साहब ने हामी भरी है। जी जी। जब ये नहरों का इशू डिस्कस हुआ, ठीक है, तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो उसको सिंध की तरफ से अपोज किया गया, लेकिन ये फैसला हो गया। अब इसके ऊपर जब इसकी अमल दरामद की बात आई तो सूरत हाल बाज़ वक़्त ऑपरेशनली आगे ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल बदल जाती है ना। ठीक है। और वहां पे अगर एक सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात है तो पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि कौमी इत्तेफाक राय करें, ये बड़ा हसास इशू है। पानी की तकसीम का इशू किसी मुल्क के लिए और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है, लिहाजा इसके ऊपर तो मुल्क की सालमियत जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो हमें कौमी इत्तेफाक राय करना चाहिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला के उसमें ये मामला डिस्कस करना चाहिए, और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करके जो KPK का और बलोचिस्तान का शेयर है इस पानी से, वो भी उनको मिलना चाहिए, ताकि वो सूबे भी हमारे साथ बराबर के उसमें। तो माजरत के साथ तो सुबायत फैक्टर आ गया ना। इस सुबायत फैक्टर ये नहीं है, ये तो मुस्बत बात है ना, कि अगर देखे ना आपने सुबायत का मामला है, ठीक है, सुबाई आपके वफाक का क्या इशू है? आपने वफाक के रिसोर्सेज तकसीम करने हैं तो NFC किया हुआ है, उसमें फार्मूला तय है कि जो कौमी रिसोर्स इकट्ठा होगा उसमें फलां सूबे को इतना, फलां को इतना, फलां को इतना, इत्तेफाक राय से। इसी तरह पानी भी आपका एक बहुत बड़ा एसेट,
उस एसेट को भी तकसीम करने का एक फार्मूला मौजूद है ठीक कि है। कौमी एसेट में हर साल के जो पानी है उसमें कितने % पानी पंजाब लेगा, कितने % सिंध लेगा, कौन से मौसमों में लेगा, उसके क्या तरीका कार होगा, सारे सूबों का शेयर उसमें सेटल है। ठीक और है। उस सेटल्ड शेयर को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। और उस पर अगर किसी को तहफुजात है तो ये एक बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ मिसट्रस्ट है माजी का। ठीक माजी है। में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसके ठीक है। नतीजे में वो बिट्रे हुए, उस बिट्रेल के नतीजे में एक मिसट्रस्ट खड़ा हुआ जो ठीक आज है। भी हमारे ठीक सामने है, आपने खड़ा है। एनएफसी अवार्ड की बात की, सूबों के बात की, उनके राइट्स की बात की, तो अभी एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से, हिस्सा ना मिलने के हवाले से सदर मुमलिकत को केपीके के जो सीएम है गंडापुर साहब, उन्होंने भी खत लिखा है। इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। उनकी चेंज होने के हवाले से भी बातें हो रही है कि उनको तब्दील किया जा सकता है। पीटीआई कह रही है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब और वो ईद के बाद एहतजाज करेंगे, सड़कों पर होंगे और हुकूमत का जो बोरिया बिस्तर है गोल किया जाएगा। तो कायरा साहब, एक सवाल ये मेरे जहन में आता है कि खैर ईद तो आ गई है, देखते हैं क्या होगा। प्रैक्टिकली जारी बातें तो जबानी जमा खर्च बहुत हो गया, अब अमली इक़दामात देखने होंगे। लेकिन केपीके की अगर बात की जाए तो वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई की हुकूमत आमने सामने है। तो अब ये दोनों इकट्ठे होकर आप लोगों की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करेंगे, या फिर इलेक्शन के खिलाफ जो धांधली का ये जो फॉर्म 45, 47 की बहस है, नए इलेक्शंस का मुतालिबा है, क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। क्योंकि सवाल का जवाब सबके पास है ना, लेकिन बेचारे आप अपनी मैं समझ गया, क्या रहे हैं। बड़ी मुनासिब बात कही है, बड़ी मुनासिब बात कही है। यानी यू एग्री टू माय पॉइंट ना? ऐसा ही है। जी जी, ऐसा ही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मैंने तो तजवीज किया था कि हुकूमत को चाहिए कि वो मौलाना के साथ एंगेज करे और उनको ऑन बोर्ड करे, उनको उनके सामने जो खुल के सारी जो सूरत हाल है कौम की, मुल्क की, वो रख के फिर उनसे मुशावरत करे कि आगे बढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो वो रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे, आप भी निकालेंगे, गवर्नमेंट भी मिलकर उनके साथ। जहां तक तलब पीटीआई का है, पीटीआई अपना आखिरी जो था एहतजाज का रंग वो फाइनल मरहला तय कर चुकी बकौल उनके। अच्छा, अब वो बाकी जमातों को साथ लेना चाहते हैं, पहले नहीं लिया। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई एहतजाज हो भी बड़ा। और दूसरी बात यह है कि एहतजाजों की सियासत से कभी हुकूमतें नहीं गई। हाँ, मुल्क में अबतरी जरूर हो जाती है, मामले ठंडे हो जाते हैं, डेवलपमेंट रुक जाती है, लेकिन हुकूमतें नहीं जाया करती। उसके तरीका कार के ऊपर देखना ये चाहिए। तहरीक अदम एतमाद से जा सकती है ना, लेकिन पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल से साथ नहीं छोड़ेगी नून लीग का। देखिए, पीपल्स पार्टी किसी मोहब्बत में नहीं, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे मुल्क के जो हालात है जितने गंभीर है, इन हालात में हम कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई नया क्राइसिस खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर जो आज आग लगी है, एपीके के अंदर जो आज आग लगी है, खुदा न खास्ता फर्ज करें अगले 6 महीने में इलेक्शन आ जाते तो क्या होगा? कोई बेहतरी होगी उससे? और मिसट्रस्ट बढ़ेगा और खराबी होगी, दहशतगर्दों को और ज्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ठीक है, इलेक्शंस तो के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सब देखने की जरूरत है। ठीक है। बल्कि मैं तो ये तजवीज करता हूँ कि अपोजिशन की जमातों को हुकूमत के साथ वो अपना जो उनका मुतालबा है इस इलेक्शन की करेक्शन का वो भी अपनी जगह रखें। ठीक है। लेकिन वो साथ ये भी करें कि आइंदा इलेक्शन जो होना है उसके अंदर जो पिछले इलेक्शन की खामियां खराबियां थी वो दूर करने का क्या तरीका है। अच्छा सर, कायरा साहब, एक और चीज बैठेंगे तो बात बनेगी ना। दूसरा मुझे बताएं कि ये जो वहां पे खैर केपीके के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब आपकी जमात से, उनकी और अली बिन गंडापुर साहब की तो सियासी बयानबाजी और नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन जो पंजाब में गवर्नर हैं सरदार साहब सलीम हैदर साहब, वो अक्सर इस बात का इंदिया दे जाते हैं कि जिस तरह बिलावल साहब बड़ी जल्दी इलेक्शन से पहले वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। ये उनकी जाती राय है, क्योंकि जारी बात है हर जालिया की ख्वाहिश होगी कि बिलावल साहब वजीर आजम बन जाएं। लेकिन आपकी पार्टी के बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी आप लोग जमहूरियत के लिए, मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आप नून लीग का साथ दे रहे हैं, इत्तेहादी बन के खड़े हुए हैं और आप लोग वजारतें भी इसलिए नहीं लेते हैं, तो आप ऐसा कोई बैकफुट पे नहीं जाएंगे। तो लेकिन गवर्नर पंजाब जो कि आपकी पार्टी से हैं, वो इस तरह का बयान दे देते हैं कि बस बिलावल आ जाएंगे जल्द बतौर वजीर आजम। क्या कहना चाह रहे होते हैं? कंफ्यूजन है। देखिए, मुस्लिम लीग का साथ छोड़ के तो बिलावल साहब कैसे वजीर आजम बन जाएंगे, और उनको हटा के हम बने तो वो हमारा साथ कितना दे पाएंगे। दीगर जमातों मैं यही समझना चाह रही हूँ कि गवर्नर पंजाब क्या सोच कर ये बात करते हैं। मैंने तो आपके सामने एक तनाजर रख दिया। बिलावल साहब ने खुद फरमाया था कि मियां साहब हमारे वजीर आजम है और अगले 5 साल के लिए हैं। गवर्नर साहब ने जो बातें कही हैं वो बुनियादी तौर पे जो हमारे साथ पंजाब की हुकूमत का
रवैया है, या जो हुकूमत बनाते वक्त हमने वादे किए थे, एक दूसरे के साथ मुआहदे लिख के किए थे, उन पे जब अमल दरामद नहीं हो रहा और साल से ज्यादा वक्त हो गया है, 13 महीने हो गए हैं, तो उस पे पीपल्स पार्टी बहरहाल शक है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मुराद अली शाह साहब ने भी कहा है ना कि विफाक के हवाले से कि हम बैकफुट पे जा सकते हैं, तो इट मींस कि पीपल्स पार्टी का गमो गुस्सा अब बढ़ता चला जा रहा है, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है आप लोगों की। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि हमें ऐसे इकदामात की जरूरत है। हमारे लफ्जों में तलखी आ गई, फिर लहजों में आ गई, ताल्लुकात में तलखी ना आए, उसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है ईद के बाद एक और सिटिंग होगी हमारी, जो कमेटियां बनी हुई हैं, तो चीजें मुस्बत पेशरफ्त की तरफ जाएंगी। मैं आखिरी वक्त तक पुरुमीद रहता हूँ और मैं मुस्बत सोचने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि मनफी सोच तो बहरहाल अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल आई तो वो हो गई, हमें मुस्बत की तरफ सोचने की जरूरत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे शौकत यूसुफजई साहब और इख्तियार वली खान साहब। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब और शौकत यूसुफजई साहब, दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इख्तियार वली खान साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। इख्तियार साहब, सालिसी की पेशकश की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो क्या लगता है आपको कि बिलावल साहब को किरदार अदा कर सकेंगे पीटीआई के लिए, जो माहौल इनके खिलाफ जा रहा है कि इनके हक में बेहतर, और उस पर नून लीग का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपकी भी इत्तेहादी है। थैंक यू वेरी मच फिजा। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनकी पूरी टीम को, जितनी भी है, उनको बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो ट्रेन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो उनको पकड़नी चाहिए थी, जो ट्रेन उनकी छूट गई है, जिस तरह वो उसकी ट्रेन छूट गई थी ऑल द वे फ्रॉम बटिंडा की, तो फिर वो ट्रेन पकड़ना मुश्किल हो जाती है। तो अगर इनको मौका मिल रहा है और बिलावल साहब इनके साथ ये अच्छा कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले उसका थैंकफुल होना चाहिए। हुकूमत ये समझती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल कंसेंसस के लिए अगर हमें एक नहीं दो बार नहीं 3 बार भी इजलास बुलाना पड़ते हैं तो हम बुलाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा कोई पर्सनल वेंडेटा है नहीं, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है नहीं। इसका एजेंडा जो था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो पाकिस्तान था, वो बलूचिस्तान था, वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो पूरा मुल्क है। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको अपनी ईगोज, आपको अपने इलेक्शन के नारे, फार्म 45, 47, आरटीएस, अगर आप ये बुलाएंगे हम आपको वो भी बुला देंगे, आरटीएस का ताना नहीं देंगे, लेकिन फॉर सम टाइम वी हैव टू गेट टुगेदर एंड सिट अंडर द वन अम्ब्रेला, and that is national security of Pakistan. That is the sovereignty of Pakistan. और वो उसके लिए हम सबको एक साथ एक पेज पर होना चाहिए। तो जो मतलब कोई इनका वो बिहेवियर जो है वो नॉन पॉलिटिकल किस्म का, उसको पॉलिटिकल बनाने के लिए और अपनी जिम्मेदारी, जिस तरह ये कहते होते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि हम मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम सबसे ज्यादा फॉलोइंग हमारी है, पॉपुलर हैं, ठीक है। तो देखिए, हुजम आपका हो, फॉलोइंग आपकी हो, पॉपुलर हो आप, तो फिर उस हिसाब से आपको बिहेव भी करना पड़ता है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी शो करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में हमने तो एक बार ये कोई हमारे को मामा चाचा की कोई वलीमा तो नहीं था, हमने तो नेशनल कौमी तहफ़्फ़ुज़ सलामती के लिए मीटिंग बुलाई थी, उसमें सबको दौड़ के आना चाहिए, नहीं आए दोबारा बुला लेते हैं। अच्छा, पहला इजलास कितना, मैं जानना चाहूंगी कि इजलास कितना मौसर साबित हुआ आपके मुताबिक, और फिर दूसरे की जरूरत महसूस हुई? देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसका ये जैसे ही अली अमीन साहब मीटिंग से निकले तो उन्होंने कहा कि जी हम कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हालांकि वहां पर ऑपरेशन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। इवन अ सिंगल वर्ड वाज नेवर बीन डिस्कस्ड ओवर देयर at the meeting of National Security Committee. The meeting was only उसके लिए जो इंतजामात किए गए थे और अरेंज की गई थी, उसका मकसद ये था कि जो कौमी धारे की जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सबको ऑन ग्राउंड लिया जाए, उनको टेबल पे बिठाया जाए और उनको बताया जाए कि आपके मुल्क के मशरिक में, शुमाल में, जुनूब में, मगरिब में किस कोने में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, उसके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उसके स्पॉन्सर्स कौन हैं, उनके
जो 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 उसको फंडिंग करते हैं वो कौन है, और इन लोगों के अल्टीमेट गोल्स क्या है, उस पे इनको ब्रीफिंग देनी थी। तो लिहाजा उस ब्रीफिंग में ये शामिल नहीं हुए, उसके लिए अगर दोबारा भी जाना पड़ा तो वी विल डेफिनेटली। वो अपने जो मौकिफ दे रहे हैं, आपने उनका मौकिफ भी तो सुना होगा ना इख्तियार साहब। चले खैर, शौकत यूसुफ साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। शौकत साहब, आप लोग जो नहीं जा सके कौमी सलामती की मीटिंग में, इस पर अभी तक आप लोगों पर एक सवालिया निशान लगा है, उस पर आपकी पार्टी एक मौकिफ पेश करती है कि बानी चेयरमैन से आप लोगों की मुलाकात का मामला था, फिर वो देर हुई। इस पर आगे जो अब मीटिंग का कॉल होती है तो आप लोग उसमें शिरकत को यकीनी बनाएंगे, और अब आप लोग कितना संजीदा ले रहे हैं इस मामले को, क्योंकि मुल्क की सलामती का मामला है, ये किसी पार्टी का या किसी शख्सियत का कोई जाती मामला तो है नहीं। बहुत शुक्रिया। आज अगर ये हालात यहाँ पे पहुंचे हैं तो ये इनके गैर संजीदगी की वजह है, जो हुकूमत की का गैर संजीदा रवैया है, इनका सारा जोर इस पर जो है ना PTI के ऊपर लगा हुआ है, और अभी भी ये उस चीज से बाज नहीं आ रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि ये इंतशारी है, ये संजीदा नहीं ले रहे हैं। देखिए, इस वक्त 8 फरवरी का अगर रिजल्ट उठा के देखें तो आवाम ने वोट PTI को दिया है, और पाकिस्तानी कौम PTI के साथ खड़ी है। तो ये कैसे हो सकता है कि PTI को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान की फिक्र ना हो, जहाँ से आवाम ने वोट दिया, मुंतखब किया है। अब मसला ये है कि आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, या आप ये कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तवाना आवाज तो आपने जेल में रखा हुआ है, और आपने उस पर इल्जाम लगाए हैं। लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आती है और हम आपसे कहते हैं कि मुशावरत चाहते हैं, तो एक तरफ तो आप दहशतगर्द भी कहते हैं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केसेस चल रहे हैं वो हमारे वर्करों के चल रहे हैं। तो या तो आप ये कहें दहशतगर्द, तो फिर जो भी करना है आप करें, आप कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, आप आए हमारे साथ बैठे ताकि हम दहशतगर्दी को खत्म करें। तो पहले ये फैसला करें कि हम दहशतगर्द है या नहीं है, या हमारी जो जमात के वर्कर है वो दहशतगर्द है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि दहशतगर्द वो है जो जिन्होंने असला उठा के वो लोगों को मार रहे हैं। हमारे तो किसी लोगों ने असला उठा के किसी को नहीं मारा है। अगर एहतजाज किया तो पॉलिटिकल एहतजाज किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहला इजलास हुआ था उसमें बिल्कुल हम संजीदा थे, उसमें फैसला हुआ था कि हमने जाना है, लेकिन हमने ये तय करना था कि वहां जाके हम किस हद तक जाएं और किन किन चीजों पर हम इत्तेफाक करें। इसलिए उसके लिए लाजमी था कि इमरान खान से मुलाकात हो जाती, और 1 घंटे की बात थी। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती तो 1 घंटे की बात थी, लेकिन इतना अना का मसला है कि जी ठीक है, अगर आए तो ना आए, लेकिन हम इजाजत नहीं देते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकला? वक्त जाया हुआ और कंसेंसस पैदा नहीं हो सकी। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि जो बात चीजें होती हैं कि अब इमरान खान साबिका वजीर आजम रहा है और मुल्क के सबसे पार्टी का लीडर है, अगर आप उसको इस मामले पे भी माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके इरादे कुछ और हैं। तो हम तुम्हें सिंपल सी हुआ है, अगर दोबारा भी ये मिलाते हैं तो क्या इरादे हमारे जो भी लोग शिरकत करेंगे तो इमरान खान की मर्जी से करेंगे ना, उनसे राय लेकर करेंगे। अगर फिर भी ये कहते हैं कि नहीं इमरान खान से कोई नहीं मिलेगा, तो फिर भी कोई फैसला नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत थोड़ा सा संजीदा ले ले इन चीजों को। अब ये जो हुकूमत कहती है आप लोग संजीदा नहीं, आप लोग कहते हैं हुकूमत संजीदा नहीं है। नहीं, देखिए ये तो वाज़ेह चीजें तो बड़ी सामने नजर आ रही है। देखिए तो होता है कि आप किसी को ब्लैकमेल करें कि जी सिक्योरिटी का मसला है और आप नहीं आ रहे, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई ना। हम कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, हम अपना इनपुट भी देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने लीडर के मुशावरत के बगैर क्या फैसला करें। इसलिए अगर मुल्क के अगर कोई जाती अनात नहीं है जो ये कहते हैं कि जी हमारा जाती मामला नहीं है, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, तो फिर तो हर एक को कंसर्न है ना। क्या इमरान खान को कंसर्न नहीं है मुल्क के मामला का? जिसको वोट पड़ा है जेल में, लेकिन वोट लोगों ने उसको दिया है, तो क्या वो अपने आवाम की उनको कोई फिक्र नहीं है? बिल्कुल है। तो बाकी जहां रही बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब वजीर खारजा रहे हैं, काफी अरसे तक पूरी दुनिया के दौरे कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। इसी तरह जो मौजूदा वजीर खारजा है वो भी पता नहीं उनके पर जल जाते हैं क्या है वो उनको भी जाना चाहिए था। उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को भेजा वहां पे काबुल में, और वापस आया तो किसी और के जरिए खबरें चलाई कि जी बर्फ पिघल गई है काबुल के साथ। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है उनको खुद जाना चाहिए। प्यार साहब, ये जो शौकत यूसुफ जैसे बात कर रहे हैं बड़ा ही अहम पॉइंट है।
इस पर आपकी हुकूमत क्या राय रखती है? और अली मीन गंडापुर साहब तो ये सब बात तक भी बाजिद थे कि वो काबुल अपना वफ्द भेज सकते हैं, हालांकि ये स्टेट टू स्टेट, रियासत से रियासत का मामला होता है, किसी भी सूबे का वजीर आला इख्तियार नहीं रखता है। देखिए, मैं सबसे पहले इन्होंने बात शुरू की वहां से, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट भी की कि ये मौका जो है इसमें ये हम आरटीएस का आपको ताना नहीं देंगे, आप फार्म 45-47 की रट लगाना छोड़ दें। इस वक्त मुल्क में कंसेंसस की बात है, सिक्योरिटी की बात है। जिस तरह एपीएस का वाकया हुआ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ यकजा हो गई थी, मैं नहीं जानना चाहता इस वक्त के जो इस वक्त टेररिज्म है उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है। मैं ये कहानी भी नहीं सुनाऊंगा आज कि ये टेररिस्ट को और टेररिज्म को कौन इंपोर्ट करके लाया 2021 में। फॉरगेट अबाउट दैट, आ जाइए मिलकर काम करते हैं। और अगर ये मैंडेट की बात हो तो यहाँ पर तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में अगर 45 की है या 47 की हुकूमत आपकी है, फिर यहाँ पर हालात क्यों खराब है? अगर बलूचिस्तान में आप कहते हैं ना कि उधर तो आपका मैंडेट है ही नहीं, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत है, फिर इधर क्यों हालात खराब हैं? तो मेरे ख्याल में कुछ वक्त के लिए ये सियासी लड़ाई और ये इसको एक साइड पर रखते हैं। आ जाइए, आपके साथ हम मिलकर और आप हमारे साथ मिलकर हम एक साथ पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पंजाब के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, इस सबसे लाली परचम के लिए इकट्ठे होते हैं एक मकसद के लिए, और नारा हमारा एक ही होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वो तो हाथ बढ़ा रहे हैं फिर शौकत यूसुफ साहब, आप लोग क्या कहेंगे? सिर्फ हाथ बढ़ाने से काम तो नहीं होता है ना, आप होला भी रखेंगे। जिस तरह ये कार्रवाई हो रही है, परसों की बात है, तकरीबन कोई 143 लोगों की जमानतें होंगी अटक जेल में। अब रमजान का महीना भी है, बेचारे सियासी वर्कर हैं, तो 90 लोगों को हम वहां थे और वो लोग बाहर खड़े थे कि जी जमानतें हो गई हैं। तो ये तो हाल है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो आग लगी हुई है मुल्क में, तो फिर तो देखे ना, फिर अपने लोगों को तो तंग न करे ना, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर ज़बानी कलामी या टॉक शो में बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप जो लोग बेगुनाह हैं, जिनकी जमानतें हो जाती है अदालतों से, उनको उनकी राह में रुकावटें क्यों खड़ी करते हैं? या तो कह दें कि हम अदालतों को नहीं मानते, जिस तरह परसों अदालतों ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, 2 दिन के मुकर्रर किया, वो सारे लोग चले गए, हमारे उमर अयूब लोग वगैरह सारे 4-4, 5-5 घंटे वहां खड़े रहे। एक सुपरटेंडेंट उसने कहा नहीं हो सकती है, वो सारा उन्होंने कहा जी अदालत का होगा, कहते हैं नहीं बस नहीं हो सकती है। तो अगर मुल्क के अंदर आप ये कर रहे हैं ना, देखिए सबसे अहम चीज क्या होती है, मुल्कों में जंगें भी होती है, लेकिन जहाँ इंसाफ का निजाम कायम हो तो माशरा भी कायम रहता है। जहाँ जुल्म का निजाम हो ना, वो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए अगर आप अच्छी बातें करते हैं तो अच्छा काम भी करें। आपका पॉइंट आ गया कि हुकूमत को अपने रवैये को तब्दील करने की जरूरत है, फिर आप लोग भी बैठने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इख्तियार वली साहब, आप केपीके की सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और कहते हैं कि अपनों से ज्यादा मुखालिफिन पे नजरें रखी जाती हैं, जो भी समझदार सियाना सियासतदान होता है। तो फिर वजीर आला केपीके तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, एक तो जमाना इतना बदल गया है कि जो आपने कहावत पढ़ी है ना, अब ये थोड़ी पुट्ठी हो गई है कि अपनों से ज्यादा परायों पे नजर रखनी पड़ती है। अब परायों से ज्यादा अपनों पे नजर रखनी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि आपके अपने आप से नाराज ना हो जाए कि आप किसको सुना रहे हैं ये? नहीं, मैं सुना किसी को नहीं रहा हूँ। सही, शौकत साहब मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग रहे हैं। नहीं, अपने तो आपके मैं समझे नून लीग में किसी को कह रहे हैं। चले खैर आगे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब तब्दील हो रहे हैं फिर? ये मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनको उनकी नजर जो अच्छा, उनको अपनों पे नजर रखनी चाहिए। हाँ, तो जरूर अपने उनको तब्दील करवाएंगे ना, सारी बात है जी। उनकी क्योंकि अपनी पार्टी जो है उनके बहुत ज्यादा खिलाफ है, कुछ लोग खुल के तनकीद करते हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड तनकीद करते हैं। अब तो लोग टीवी पे हैं जी। मेरा उस दिन एक क्लिप है, मैं एक हम चैनल पर बैठा हुआ था, ठीक है, तो मुझसे पूछा गया कि क्या अली अमीन गंडापुर जो है तो वो वजीर आला का स्टाफ है, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता। मुझसे अगला सवाल ये था कि फिर आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? मैंने नाम लिया शौकत यूसुफजई का, हालांकि मेरे इनके अच्छा नहीं, आपने कहा शौकत यूसुफजई साहब जो है वो वज़ीर आला स्टाफ है, आपने ये कहा?
मैंने कहा ये सीएम स्टाफ है। अच्छा, शौकत साहब बड़े खुश हो रहे हैं वैसे। शौकत साहब, मैंने शौकत साहब को बड़ा सताया, इन्होंने मुझे बड़ा सताया। ये आज कहते हैं ना कि अच्छा कोई काम करते हैं, कोई मतलब हमारे लड़के छूटते हैं, ये फिर से अंदर हो जाते हैं। सर इख्तियार साहब एक मिनट थोड़ा हाथ हल्का रखें। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, अब उनकी पार्टी ने अपने तोपों के रुख उनकी तरफ कर लेने के नून लीग आपकी तारीफें क्यों कर रही है? जैसे कि आप लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब की तारीफ कर दी, वो पार्टी ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब की नून लीग वाले तारीफ कर रहे हैं। मैं जरा बात पूरी कर देता हूं। जी, लोग इस तरह भी सोचते हैं ना। हमारे दो साथी और भी हैं। मैंने नाम लिया कामरान बंगश का, मैंने नाम लिया तैमूर सलीम झगड़ा का। तो पार्टी सबके पीछे पड़ जाएगी कि इख्तियार वली इन सबकी तारीफें क्यों कर रहे हैं? और मैंने कहा ये बदकिस्मती है कि ये लोग इस वक्त असेंबली से आउट है, और अगर ये नहीं है तो अली अमीन गंडापुर को हटाएंगे तो उससे ऊपर बड़े का लालू प्रसाद यादव आ जाएगा। ठीक है, उससे बड़ा कोई गोरबचौफ आ जाएगा। ठीक है, तो आतिफ खान आ सकते हैं। अवेलेबल इनके पास इतनी कोई चॉइस नहीं, तो आतिफ खान चॉइस में है, वो आ सकते हैं। आतिफ खान इज आल्सो आउट, ही इज इन नेशनल असेंबली, आई डोंट थिंक सो, बट ही इज आल्सो बेटर देन अली अमीन गंडापुर। लेकिन आई डोंट इस तरह की कोई बात होगी, और वो इनका इंटरनल मसला है। अली अमीन साहब इनकी अपनी जमात में धड़ेबंदी इतनी है कि ये मानेंगे नहीं आपके सामने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीटीआई में इस वक्त सिर्फ एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो है 5 धड़े काम कर रहे हैं, 5 धड़े। शौकत साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं? दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आप लोग ईद के बाद सड़कों पे आने का इंदिया दे रहे हैं और रमजान से पहले से बातें हो रही हैं, अब ईद तो आ गई है सर। ये तो मैं कहूंगा, लेकिन ये जो इन्होंने बात की अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, देखिए ये हुकूमत का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, और उनको खामखा टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है कि उनका मुकाबला तो हो नहीं पा रहा है। वो जो उन्होंने जितने तरक्याती काम किए छोटे से अरसे, मुख्तसर से अरसे में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारी चीजें हैं, और उसका मुकाबला नहीं हो रहा है। इन्होंने पैसे भी हमारे बंद कर दिए, 2000 अरब रुपए अभी वफाक मकरूज है, और हम हमारे ऊपर टोटल कर्जा 750 अरब है। पूरे जब से पाकिस्तान बना है 750 अरब का कर्जा है हमारे ऊपर, और 2000 अरब हमारा कर्जा है वफाक के ऊपर। अगर ये आज दे देते हैं ना, इसके लिए वो बात करता है, वो खुलकर बात करता है, और वो कहता है कि वफाकी हुकूमत ज्यादती कर रही है सूबे के साथ। वो मुतालबा करता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो नया बने, वो नहीं बना रहे हैं, ये सीसीआई की मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, इश्यूज हैं, और वो खुलकर बात करता है। जब बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे उसने हर उसके हवाले से जब भी बात होती है तो खुलकर हिमायत करता है या मुखालफत करता है। ठीक है, तो इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि अली अमीन गंडापुर या हट जाए या कमजोर पड़ जाए। इख्तियार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इख्तियार साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए शौकत साहब कह रहे हैं ना कि हमारे सूबे पर टोटल कर्जा 750 अरब है, जो कि इतना नहीं है, इससे जायद है। मरकज से आपको स्ट्रेट ट्रांसफर अभी भी मिलती है, और जो आपका वफाक पर आप कह रहे हैं बकौल आपके ये 2000 अरब रुपए हैं, तो इन 2000 अरब रुपए का आपने इससे पहले जब आपकी हुकूमत थी आपने कितने वसूल किए? क्या ये सारे 2000 अरब का जो मरकज पर वफाकी हुकूमत पर आपका कर्जा चढ़ा है, ये हमारी हुकूमत में चढ़ा है, या ये इसमें आपकी अपनी हुकूमत के 4.25 साल भी शामिल है और उससे पहले की हुकूमतें भी शामिल है? ठीक, चले जी लास्ट कमेंट यूसुफ साहब। वो जो था ना, हमारे दौर में रेगुलर 3 अरब रुपए महाना मिलते थे, और उसके अलावा जो उस वक्त का जो कर्जा था वो 500-600 अरब था, वो अभी भी 500-600 अरब 2000 तक अब पहुंचा है। और उसकी वजह शायद ये कि निगरान दौर में पैसे नहीं रिलीज होते थे, और उस निगरान दौर का जो खसारा है वो अभी तक जो है ना बढ़ता गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के वक्त। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।